नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद का बजट सत्र 6वें दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। आपको बता दें, संसद के गेट के बाहर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की अजीब घटना सामने आई। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। दरअसल जब राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे तो पार्टी के सांसदों के साथ खड़े थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को आते देख गद्दार दोस्त कहा, जिसके बाद बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया। हुआ यूं कि जब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद के मकर द्वार पर विरोध कर रहे थे, कांग्रेस सांसदों के पास से गुजरे तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनको दूर से देखकर कहा, देखो एक गद्दार यहीं से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो। इसके बाद बिट्टू के पास आने पर राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आओगे। जिसके बाद बिट्टू ने उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया और पलटवार करते हुए उनको देश का दुश्मन कह डाला। बिट्टू ने कहा कि उनका देश के दुश्मनों से कोई वास्ता नहीं है। जुबानी जंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई थी। हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढेर कर दिया। और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो ये, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। वेदना पीड़ा। और उसके बाद देखो, ये अपने आप को समझते क्या है, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई, मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मनों, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो, देश के अगेंस्ट बात करते हो। ये हाथ सरदार का, पंजाबी का हाथ, गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। अरे ये तो वो हल्का आदमी है, हल्का आदमी है, इतनी हल्की बात मत करें। हंसी मजाक की बात को हंसी मजाक तक रहने दें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सदन में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया गया, मैं इसकी निंदा करता हूं। राहुल गांधी अगर कोई गद्दार है तो वो आप है, सिख सरदार नहीं, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। सिखों के प्रति आपके शब्दों को बोलना दर्शाता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी बदलाव नहीं है। गद्दार गांधी परिवार है जिन्होंने दरबार साहिब पर तोप से हमला किया। में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने
सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसे हर वर्ग को सशक्त करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सिरसा के अनुसार बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत हर शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिले। उन्होंने कहा कि बजट का विकास समावेशी विकास पर और महिला सशक्तिकरण पर रहा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हर वर्ग के साथ हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करने वाला, उसको सशक्त करने वाला बजट है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो। ये बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला, ये हमारी इस सरकार की दूरदर्शी विजन को स्पष्ट करता है। यह बजट भारत में किसानों की आमदन को डबल करने वाला है। इस बजट के तहत भारत के अंदर महिलाओं के एफपीओस को भी बाजार के साथ लिंक किया जाएगा, जिसके तहत 100 करोड़ रुपया भारत सरकार ने पहली बार रखा है। किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार एआई टूल के माध्यम से भारत के किसानों को एक एआई पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कस्टमाइज है और रियल टाइम एडवाइजरी किसानों को देने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसे मैंने पहले कहा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने किसानों की आय को डबल करने के लिए ये बड़े सारे उपाय को बजट में लेके आए हैं। ये बजट महिलाओं के लिए भी है, जहां हमारी बहनों के लिए हर शहर के अंदर एक गर्ल हॉस्टल खोला जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं 11% की महिलाओं के बजट में वृद्धि की गई है और कई योजनाएं जिनके लिए 5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की उद्यमी महिलाओं को और सशक्त किया जाएगा। शी मार्ट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट के नाम से महिलाओं के लिए एक बाजार स्थापित किया गया है। लखपति दीदी 2.0 योजना को भी आगे लाया गया है। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने के उद्देश्य रखा गया है। इसके लिए बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन हमारी बहन बेटियों को मिल पाएगा। मैं मानता हूं दिल्ली की अनेकों बहन बेटियां लखपति दीदी बनेंगी। वो 5 लाख के इस लोन से बिना गारंटी के अपने कारोबार कर सकती हैं, अपनी गाड़ी लेकर उसको काम में ला सकती हैं, किसी बहन ऑटो लाकर उस काम में ला सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी दिल्ली की बहन बेटियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत होगी, जो 5 लाख रुपए का बिना गारंटी के लोन देने के लिए ये स्कीम को लाया गया। इसी तरह महिलाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, जो आत्मनिर्भर उनको और बनाएंगे। और इसके लिए बजट के अंदर लगभग 62% में बढ़ावा किया गया पिछले साल के बाद। 300 नई IITIs और 19 NSTIs का पूरे भारत में चलाई जाएंगी। ये एक विमेन ओरिएंटेड बजट भी है, जहां यातायात को और दिल्ली को भी इससे लाभ मिलने वाला। वहीं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिसमें दिल्ली बनारस कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। इससे जहां कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, साथ में ही कार्बन एमिशंस के अंदर भी हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि दिल्ली को प्रदूषण रहित भी करना है, उसमें भी इसका बहुत लाभ मिलेगा।
जहां नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए बुद्धिस्ट सर्किट कॉरिडोर खोलने की बात की गई है, वहीं हमारे व्यापारी भाइयों के लिए भी बहुत सारी राहत दी गई है। छोटे व्यापारी और छोटे उद्यमियों के लिए एमएसएमई के माध्यम से सबसे पहले तो इस बार एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एमएसएमई के लिए एसएमई ग्रोथ फंड लाया गया है। इस ग्रोथ फंड के तहत एमएसएमई को क्रेडिट मिल पाएगा, उनका बिल या इनवॉइस जो है वो उसको डिस्काउंटिंग हो पाएगी। ये पहली बार सरकार ने छोटे उद्यमियों की बिल डिस्काउंटिंग की स्कीम को लाना। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छवि और अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को और विस्तार दिया है। सीएम यादव ने कहा कि बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। स्टार्टअप, इनोवेशन और एआई जैसे आधुनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजनाएं देश को लंबी छलांग लगाने का अवसर देंगे। उन्होंने इसे दूरदर्शी और भविष्य निर्माण वाला बजट बताया। इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीजों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने, हमारी सभी इकोनॉमी की जो संभावना वाले मार्ग है उनको मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरदेशी के हिसाब से लंबे समय के लिए अमृत काल तक भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में क्या बने, उसका बहुत अच्छा रोडमैप बना है। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मध्य प्रदेश में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूंगा। अब आप देखो, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विकास आधारित पद पे जो युवा शक्ति को प्रेरित किया है, जिसके आधार पर हम तेज एवं सतत आर्थिक वृद्धि में हासिल करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण और सभी परिवारों, क्षेत्रों के लिए, सभी सेक्टर के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो खास करके यहाँ पर विकास आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलने के लिए इसमें निवेश आकर्षक हो, अनुकूल उद्योग के लायक हो, रोजगार उन्मुख हो और सतत विकास का संकल्प भी हो। अब अकेले इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात अपन करते हैं तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में खास करके उद्योग समर्थन में उभरते सेक्टरों के लिए मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उस एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और हमारी तमाम प्रकार की लघु इकाइयां विविधता वाली, उन सबको समेकित रूप से जोड़ने के लिए काफी संभावना जोड़ी है, जिसमें सबसे बेस हमारे विकास वाली व्यवस्था में सरलता से बिजनेस की अनुकूलता बनाने के लिए जो आग्रह किया है, उसी के आधार पर बजट में उद्योग, एमएसएमई, उभरते हुए संरचनात्मक सुधारों, वित्तीय सहायता, नीतिगत समर्थन का स्पष्ट प्रावधान है, जो प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता और निर्यात विनिर्माण रोजगार सृजन को इससे गति मिलेगी।
बायोफार्मा के सेक्टर में भी बायोफार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, हेल्थ इंडस्ट्री, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खास करके हमारे यहाँ तो नॉलेज इकोनॉमी की दृष्टि से हम बात करें तो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर के इसी आधार पर हम अपने उच्च मूल्य जो रोजगार सृजित करेंगे, खासकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे जहां हम हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर इस फार्मा सेक्टर में लंबी छलांग लगाएंगे। सेमीकंडक्टर ये एक बड़ा सेक्टर है। मैं कल गुजरात में भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वहां के मुख्यमंत्री से बात करके आया हूं और सेमीकंडक्टर मिशन 2 उभरती तकनीक है जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, एआई आधारित तकनीकों के आधार पर प्रदेश में हाईटेक उद्योग, डिजिटल निवेश, नवाचार आधारित उद्यमिता को हम भी कदम से कदम मिलाकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर प्रदेश के पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो अभी तक हमारे इंडस्ट्री जो चल रही है जो परंपरागत आधारित है उनको भी उनके लिए रिन्यूएशन के आधार है। आप कभी कल्पना करना पहले की कॉटन इंडस्ट्री इसलिए डूब गई कि उनको रिन्यूएशन करने का मौका नहीं मिला था। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो नए उद्योग लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो चालू उद्योग है उन उद्योगों को संवर्धन करना ये भी एक बड़ा विषय रहता है। इसमें इस चीज के लिए गुंजाइश दी जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक पुनर्जीवन को नई गति प्रदान होगी। 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के पुनर्जीवन, ये जो खासकर जो मैंने बात कही है, इसमें अधोसंरचना में सुधार, निवेश पुनर्स्थापन, उत्पादन विस्तार और स्थानीय रोजगार को नई ऊर्जा मिलेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें उन्होंने इस बजट को जनता के हित और कल्याणकारी बताया। साथ ही इस बजट को ये बजट न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है बल्कि विकसित भारत 2047 की नींव रखने वाला बजट बताया। चलिए और क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो बजट भारत के संपूर्ण जनगणना की आशाओं, आकांक्षाओं, आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का ये बजट है। और ये बजट न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत और उसकी टिकाऊशील आधारशिला भी रखता है। और ये संकल्प जो विकसित भारत का है उस संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्रमशः इस बजट में उसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ये बजट इस बात का भी प्रमाण है कि आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल विकास उनके लिए आंकड़ों का विषय नहीं है बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव की एक पहल है, एक माध्यम है। यह बजट जहां मध्यम वर्ग, करदाताओं और समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान का बजट है। नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय इसका प्रावधान किया गया है जो यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल आज की आवश्यकताओं की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शक्ति मांगती है। इस बजट में 7 नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक घाटे का विस्तार,
निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देने का प्रावधान है। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी उच्च गति रेल कॉरिडोर केवल कनेक्टिविटी परियोजना ही नहीं है, ये व्यापार, पर्यटन, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के नए दौर खोलने वाले कदम भी हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।